हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्रैमर्स रूल में जो अभी तक सीखे हैं उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं। जो भी अभी तक हम लोग सीखे हुए हैं क्रैमर्स रूल में, उनको जल्दी से एक बार हम लोग रिकॉल करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दो वेरिएबल के बारे में सीखे थे कि अगर दो वेरिएबल का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा तो उनको किस तरह से क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया जाता है। और उसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में। अब जैसे इसमें क्या था कि अगर हम लोग ये इक्वेशन ले लिए a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो क्रैमर्स रूल के अनुसार यहां पर तीन तरह के डिटर्मिनेंट हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला डेल्टा, जो कि वेरिएबल्स का कोफिशिएंट होता है, a1 b1 a2 b2, ये सब हम लोग पहले के लेक्चर में सीखे हुए हैं। फिर डेल्टा 1 में c1 c2 और फिर दूसरा कॉलम जो कहते हैं b1 और b2, और फिर डेल्टा 2 हम लोग सीखे हुए हैं a1 a2 और b1 b2 के जगह पे कांस्टेंट टर्म्स c1 और c2। फिर हम लोग इसी में केस देखे थे। तो हमारा पहला केस था कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो, डेल्टा अगर जो आया वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसका मतलब ये था कि आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन मिलेगा कैसे, तो x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा और y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा। इस फॉर्मूले से वेरिएबल्स का वैल्यू मिलेगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन मिल रहा है। सेकेंड केस में हम लोग देखे थे कि अगर डेल्टा 0 हो और साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी 0 हो, डेल्टा भी 0 डेल्टा 1 भी 0 डेल्टा 2 भी 0, तो इस केस में हम लोग सीखे हुए हैं पहले कि क्या मिलता था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और किस तरह से मिलेगा, तो किसी एक वेरिएबल को, जैसे जनरली हम लोग y को k पुट कर देते थे एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ k, जहां पर k क्या है, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां पर k कोई भी रियल नंबर है। और फिर हम लोग इसके बाद जो तीसरा केस सीखे हुए थे उसमें था कि डेल्टा, तीसरे वाले केस में क्या था कि डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इज नॉन जीरो। अगर उनमें से कोई भी कम से कम एक भी नॉन जीरो हो, तो उस केस में हम लोग कहते थे कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता था, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा, इनकंसिस्टेंट। और इसमें भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस मिला है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो हमारा कंसिस्टेंट ही हो। इतना केस हम लोग देखे थे दो वेरिएबल वाले नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पे। और फिर हम लोग इसके बाद यहां पे क्या देखे थे कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ अगर इक्वेशन आ जाएगा तब क्या होगा। जैसे इसी का सेकेंड पार्ट था दो वेरिएबल में ही होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए, होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए, तो यहां 0 आ जाएगा, यहां भी 0, और एक ही डेल्टा हम लोग डिफाइन करते हैं यहां पे बस, a1 b1 a2 b2। और इसमें जो केस था पहला कि डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी यूनिक भी आप उसको बोल सकते हैं। ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा एंड इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। और होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में हम लोग ये भी सीखे हुए हैं पहले कि ये हमेशा ही कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्योंकि एक सॉल्यूशन को इसका डायरेक्टली हम लोगों को दिख रहा होता है x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो सारे इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा।
इसमें दूसरा केस क्या था हमारा कि डेल्टा इक्वल टू 0। तो डेल्टा अगर इक्वल टू 0 तो इसमें हम लोगों को क्या मिलता था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी वही इनफाइनाइट इसमें मिलता था। कैसे निकालेंगे, तो किसी एक वेरिएबल को पुट करके y के और फिर x का वैल्यू फाइंड करके, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ k, इन टर्म्स ऑफ k, इस तरह से हम लोग इसको निकालते थे। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में भी जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है हमारा 0 0, वो इसमें भी इंक्लूड होता है। इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन इंक्लूड होता है और उनके अलावे भी बहुत सारे सॉल्यूशंस जो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हम लोगों को होते हैं वो यहां से मिलते हैं। तो ये तो रहा हमारा 2 वेरिएबल का बात। अब हम लोग 3 वेरिएबल्स वाले कॉन्सेप्ट्स को एक बार देख लेते हैं। वो भी हम लोग सीखे हुए हैं, प्रॉब्लम भी हम लोग कुछ किए थे, एक ही प्रॉब्लम शायद हम लोग किए थे 3 वेरिएबल्स वाले पे। और उसमें 3 वेरिएबल में हम लोग अभी सिर्फ नॉन होमोजीनियस सीखे हुए हैं, होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, जो बिल्कुल इसी तरह का होता है वो भी, उसमें कोई अलग नहीं है। तो देखिए सेकंड में 3 वेरिएबल, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि ये सब हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको दिक्कत है तो आप पीछे वाले लेक्चर को पहले ध्यान से देखिए, तब इसको देखिए। 3 वेरिएबल में अगर हम लोग बात करें नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, जो कि हम लोग अभी तक यही सीखे हुए थे, तो क्या था कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें हम लोग 4 तरह का डिटरमिनेंट डिफाइन करते थे। पहला हमारा डेल्टा, तो डेल्टा क्या होता है, तो कोफिशिएंट्स को हम लोग लिखते थे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और फिर डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 में क्या था हमारा कि a1 a2 और a3 के जगह पे d1 d2 d3, बाकी ये सेम रहेगा, b1 b2 b3 ये भी सेम रहेगा, c1 c2 c3। और फिर डेल्टा 2 हम लोग डिफाइन करते थे, पहला कॉलम ज्यों का त्यों, दूसरे कॉलम के जगह पे कांस्टेंट टर्म्स d1 d2 d3, तीसरा भी ज्यों का त्यों c1 c2 c3। और चौथा डेल्टा 3 हम लोग डिफाइन करते थे, पहला कॉलम ज्यों का त्यों, दूसरा भी ज्यों का त्यों b1 b2 b3, और तीसरे वाले के जगह पे कांस्टेंट टर्म्स d1 d2 d3। इतना था। और हम लोग अब इसके बाद इन पर बेस्ड जो हमारा केस था कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें हम लोगों का पहला केस था कि डेल्टा अगर 0 के इक्वल नहीं हो, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस का मतलब हम लोगों को इसमें क्या मिलता था, यूनिक सॉल्यूशन। और वो मिलता था कौन से फॉर्मूले से, गिवन बाय x इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और z इज इक्वल टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा। और सॉल्यूशन मिला इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट। केस नंबर 2, डेल्टा 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब 0, तो इसका मतलब आपको क्या मिलता था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। जो गिवन कैसे होता था, तो किसी एक वेरिएबल, जैसे जनरली हम लोग z को पुट करते हैं, पुट z इज इक्वल टू k इन एनी 2 इक्वेशंस, किसी भी 2 इक्वेशन में z इज इक्वल टू k पुट करेंगे एंड सॉल्व देम फॉर x एंड y इन टर्म्स ऑफ k। और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे x और y के लिए k के टर्म्स में, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, जहां पे k बिलोंग करेगा रियल नंबर से। और इस केस में भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा क्या होगा, तो कंसिस्टेंट होगा।
और इधर दिख रहा है। तीसरा केस हमारा कि अगर डेल्टा 0 हो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आर नॉन जीरो, कम से कम कोई एक अगर जीरो नहीं हो तो इसका मतलब था कि इस केस में हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो हम लोग पिछले 2 लेक्चर में क्रैमर्स रूल में सीखे हुए थे। तो आज हम लोग इनसे आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, इनमें जो 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, तो तीनों कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीखे हैं उन तीनों का यूज हो जाएगा इस प्रॉब्लम में। एक ही प्रॉब्लम से हर तरह के क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है कि पहला है 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इज इक्वल टू 8, और दूसरा है x प्लस 2y प्लस qz इज इक्वल टू 5, और तीसरा है x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4। आगे ये तो रहा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड p एंड q, p और q हमको बताना है इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज, पहला क्वेश्चन नो सॉल्यूशन, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन और तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी पहला बार में हमको ये बताना है कि अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो P और Q क्या होना चाहिए, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि P और Q क्या होना चाहिए जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो। दूसरा प्रॉब्लम, P और Q का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, और तीसरा P और Q क्या होना चाहिए जिसके लिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो हम लोगों को यही प्रॉब्लम्स को करने हैं फिर से। तो देखा जाए तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पे कि हम लोगों को सबसे पहले डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब निकालना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कंडीशंस हर एक पे, डेल्टा पे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब पे कंडीशन होता है इसमें, तो हम लोगों को सब पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है, तो वेरिएबल्स का कोफिशिएंट। तो देखिए आप 2p6 1 2q और फिर 1 1 3। ठीक है, तो चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग r1 के अलग एक्सपेंड कर दिया जाए तो क्या मिलता है, तो मिलेगा 2 और फिर 6 माइनस q और फिर माइनस p, इसको और इसको छोड़ देंगे 3 माइनस q और फिर प्लस का 6, ये और ये हटेगा तो ये हो गया 1 माइनस 2। तो ये देखिए कितना हो गया, 12 माइनस 2q माइनस 3p प्लस pq, और ये हो गया -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो क्या आएगा, एक लाइन और मैं नीचे लिख सकता हूं। तो देखिए यहां पे आ गया PQ माइनस 2Q माइनस 3P और 12 माइनस 6 तो प्लस का 6, ये हो जाएगा। अब देख लिया जाए कि कुछ कॉमन फैक्टर बन सकता है क्या, तो अगर हम लोग इन दोनों में से Q कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, P माइनस 2। क्या हम बोले, पहला दोनों पार्ट में से, इतने पार्ट में से हम Q कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया हमारा P माइनस 2, और इन दोनों में से माइनस का 3 अगर हम कॉमन ले लें तो भी क्या आ जाएगा, P माइनस 2, और डेल्टा हमारा निकल गया P माइनस 2 इंटू Q माइनस 3।
ये डेल्टा हम लोग बॉक्स में क्लोज कर ली, ये काम करेगा आगे चल। डेल्टा हम लोग निकाल लिए। अब हम निकालते हैं डेल्टा 1। तो आप देखिए डेल्टा 1 के लिए क्या करना होगा कि पहले कॉलम में रखना होगा हमको 8, 5 और 4। 8, 5, 4। दूसरा कॉलम हमारा ज्यों करते हो P, 2, 1 और तीसरा भी ज्यों करते हो यानी 6, Q, 3। इसको सॉल्व किया जाए तो ये देखिए क्या आ जाएगा। पहले रो के लॉन्ग ही हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस Q, फिर माइनस का P, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 15 माइनस 4Q, 15 माइनस 4Q और प्लस का 6, तब ये हो जाएगा 5 माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो गया 48 माइनस 8Q, फिर माइनस 15P और माइनस माइनस प्लस 4PQ और फिर ये कितना हो गया देखिए 5 माइनस 8 हो जाएगा -3, तो ये हो गया -18। अब इसको हम लोग थोड़ा लिखा जाए ढंग से, तो ये देखिए क्या है 4PQ माइनस 8Q माइनस 15P और देखिए 48 में से 18 चला जाएगा तो ये बच जाएगा क्या 30। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप देखिए इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 4Q, तो 4Q कॉमन लेने पर हम लोगों का क्या बचेगा, 4Q कॉमन लेने पे बच गया यहां पे P माइनस 2। ठीक है ना। और माइनस यहां से 15 कॉमन लेने पे बच जाएगा P माइनस 2, यानी ये क्या आ गया हमारा P माइनस 2 इंटू 4Q माइनस 15। कोई दिक्कत नहीं है। तो दो हम लोग निकाल लिए, क्या क्या निकाल लिए, डेल्टा 1 निकाल लिए एंड डेल्टा निकाल लिए। तो पहले हम लोगों को अभी जरूरत पड़ेगा किसका, तो डेल्टा 2 का और डेल्टा 3 का भी। तो पहले ये दोनों इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिख लिए थे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद पहले जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। डेल्टा क्या आया है हमारा, तो डेल्टा आया है P माइनस 2 इंटू Q माइनस 3 और डेल्टा 1 क्या आया है, तो डेल्टा 1 आया है P माइनस 2 इंटू 4Q माइनस 15। ये है हमारा डेल्टा 1। अब हम लोग यहां से डेल्टा 2 निकाल लेते हैं। पहले हर तरह के जो भी इसमें कंडीशंस आ सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो ये सारे क्वेश्चंस यानी ये एक ही क्वेश्चन में हम लोग 3 तरह के क्वेश्चंस को सीख रहे हैं। तो देखिए आगे डेल्टा 1 के बाद अब हम लोग डेल्टा 2 कंसिडर करते हैं। तो देखिए डेल्टा 2 में पहला कॉलम तो सेम ही रहता है, एक्स वाला कोफिशिएंट यानी 2, 1, 1। दूसरे कॉलम के जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म्स को लिख लेते हैं। तो वो आ गया 8, 5, 4 और तीसरे वाले के जगह पे जो का त्यों रहेगा यानी कि 6, Q, 3 और इसको अब हम लोग एक्सपैंड कर दिया जाए R1 के अलोंग, तो 2 ये कितना हो गया देखिए 15 माइनस 4Q माइनस 8, तो क्या हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस Q और प्लस का 6, तो हो जाएगा 4 माइनस 5। तो ये देखिए कितना हो गया 30 माइनस 8Q और ये कितना -24 और माइनस माइनस प्लस का 8Q और ये हो गया 4 माइनस 5 -1, तो ये हो गया माइनस का 6।
अब जरा आप देखें तो -8q और +8q कैंसिल हो गया, और -24 और माइनस का 6 -30, और ये है प्लस का 30, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी डेल्टा 2 हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। काफी सिंपल आ गया, उस पर कोई कंडीशन से हमको डायरेक्ट 0 है तो उतना कंडीशन हमको नहीं ध्यान में रखना होगा। तो डेल्टा 2 हमारा 0 आ गया। अब एक बच गया हमारा डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 भी पहले हम लोग अब निकाल लिया जाए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो जो हमको बताना है उसके तरफ। तो चलिए अब डेल्टा 3 भी निकाल लेते हैं। एंड डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 हमारा क्या होगा, पहला कॉलम जो कहते हो 2 1 1, दूसरा भी जो कहते हो P 2 1, ये सब में तो लिखने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और तीसरे कॉलम पे जगह पे कांस्टेंट टर्म्स यानी 8 5 4, ये देखिए ये हो गया 2 8 -5 माइनस P 4 -5 और प्लस का 8 1 -2, तो ये देखिए आप कितना हो गया, 8 -5 हो गया 3 into 2 हो गया 6, और ये -4p माइनस प्लस, सॉरी ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, 4 -5 हो गया -1, तो ये हो जाएगा प्लस का p, और 1 -8 हो गया -1 और -8 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया p -2, मतलब डेल्टा 3 हमारा आ गया p -2। अब आप एक बार इसको चेक कर लेंगे, एक बार इसको आप मिला लीजिएगा सारे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, कैलकुलेशंस आप खुद से कीजिएगा और देखिएगा कि आपका भी यही आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन में क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए आप कॉन्सेप्ट याद करिए कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है। तो नो सॉल्यूशन के लिए होता है कि डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा तो 0 होना चाहिए, एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इज नॉन जीरो। आपको ध्यान में होगा कि नो सॉल्यूशन के लिए हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि डेल्टा तो 0 होना चाहिए, लेकिन कम से कम कोई एक डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से नॉन जीरो होना चाहिए। तो डेल्टा देखिए हमारा क्या था, डेल्टा था p माइनस क्यू, p माइनस क्यू नहीं आया था, p माइनस 2 आया था, ध्यान देंगे आप, एक बार देख लीजिएगा, p माइनस 2 ही आया था, p माइनस 2 इंटू q माइनस 3, ये होना चाहिए 0, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कम कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखिए इसमें डेल्टा 1 हमारा कितना है, p माइनस 2 4q माइनस 15, इधर नहीं दिख रहा है क्या, 4q माइनस 15। आगे डेल्टा 2 तो हमारा 0 ही आ गया है, और डेल्टा 3 p माइनस 2 आया है। अब देखिए अगर हम लोग यहां से इसको 0 करेंगे तो आप कहेंगे यहां से 0 का मतलब सर p माइनस 2 यानी p माइनस 2 0 हो जाए या q माइनस 3 0 हो जाए, यानी p कितना हो जाए 2 या q कितना हो जाए 3। अब आप यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कोई एक नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। अब अगर हम लोग p को 2 ले लेते हैं तो p अगर 2 रहेगा तब तो डेल्टा 1 भी 0 हो जाएगा, और डेल्टा 2 0 है ही, और डेल्टा 3 भी p इज इक्वल टू 2 पे 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग p का वैल्यू 2 ले लेते हैं
तो सब जीरो हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। तो इसका मतलब हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से कम कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए था। लेकिन अगर हम Q3 लेते हैं तो देखिए Q3 पर डेल्टा तो हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन Q इज इक्वल टू 3 पे इनमें से सारे जीरो नहीं होंगे, ये बात कंफर्म हो गई। तो क्या होना चाहिए कि Q इक्वल टू 3, P नॉट इक्वल टू 2, यानी कंडीशन क्या आ गया हमारा कि P 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, P नॉट इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3। समझ में आया होगा। नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो होना चाहिए और इनमें से कोई एक नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। तो हम देख रहे थे कि डेल्टा जीरो तो 2 बार हो रहा था, P अगर हम 2 ले लें तो भी जीरो, या Q हम 3 ले लें तो भी जीरो, लेकिन P इक्वल टू 2 वैल्यू जो था वो इन सबको जीरो कर दे रहा था, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबको जीरो कर दे रहा था। तो फिर हमको नो सॉल्यूशन नहीं मिलता। Q इक्वल टू 3 अकेले भी डेल्टा को जीरो कर रहा है, लेकिन Q इक्वल टू 3 इन सबको जीरो नहीं कर रहा है, और वही हमको चाहिए। तो हम लोग कंडीशन क्या ले ली कि P नॉट इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 3। ये अगर कंडीशन होगा इस प्रॉब्लम में तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इनको मिटा करके। देखिए सेकंड प्रॉब्लम है हमारा यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लोग को पता है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि डेल्टा जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। बस ये एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इसके अलावा और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो डेल्टा हमारा क्या आया है, P माइनस 2 इंटू Q माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर्स का जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये पार्ट जीरो कब नहीं होगा, जब P भी जीरो नहीं, ये वाला टर्म भी जीरो नहीं हो एंड ये वाला टर्म भी जीरो नहीं हो, क्योंकि दोनों में से अगर कोई एक जीरो होगा तो वो पूरे को जीरो कर देगा। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि P माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड, ध्यान रहे और नहीं लिखना है, और का मतलब हो गया कि कोई एक उसमें से जीरो हो सकता था, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं चाहिए। तो P माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड Q माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, P नॉट इक्वल टू 2 एंड Q नॉट इक्वल टू 3। ये कंडीशन हमारा हुआ। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या आया कि P नॉट इक्वल टू 2 एंड Q नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, उसको हम लोग सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तीसरा जो हमारा प्रॉब्लम है इसी में, उसको जरा देखते हैं। तो थर्ड वाले में है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड में क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहले तो आपको कंडीशन ध्यान में होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो डेल्टा इक्वल टू 0 एंड साथ में डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी 0, सारे 0 होंगे तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो डेल्टा 0 का मतलब क्या हो गया कि P माइनस 2 Q माइनस 3 इक्वल टू 0, और डेल्टा 1 वाले को 0 जरा हम लोग करते हैं। तो डेल्टा 1 है P माइनस 2 4 Q माइनस 15 0। डेल्टा 2 तो 0 था, और डेल्टा 3 है P माइनस 2 0। P और Q के कौन से वैल्यूज के लिए ये तीनों ही 0 हो, क्योंकि डेल्टा 2 तो ऑलरेडी 0 है। तो ये 0 होगा, P2 हो और Q3 हो, या दोनों P2 भी हो और उसी समय Q3 भी हो तो भी हो जाएगा। तीन कंडीशन पे ये 0 हो जाएगा। P सिर्फ 2 हो, Q3 नहीं हो तो भी 0, Q3 हो, P2 नहीं हो तो भी 0,
या P2 हो और Q3 हो तो भी 0। यहां पे ये 0 होगा P इज इक्वल टू 2 पे और Q इज इक्वल टू 15/4 पे, और ये 0 होगा P इज इक्वल टू 2 पे। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो बस एक ही कंडीशन कि P इक्वल टू 2 से तीनों 0 हो जाएगा। डेल्टा 2 तो 0 था ही, P का वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो डेल्टा भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 1 भी 0 हो जाएगा और डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगा। क्या Q का 3 लेना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, कि सिर्फ यही एक कंडीशन है जो सेटिस्फाइड कर जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। क्या? P इक्वल टू 2। एंड Q के भी बारे में हमसे पूछा जा रहा था कि Q आप बताओ कि क्या होना चाहिए। तो यहां पर Q से कोई मतलब ही नहीं है। अगर P 2 हो गया तो P इक्वल टू 2 अकेले ही सारे कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो आप Q को कुछ भी ले सकते हैं। तो वही हम लोग लिख दिए कि Q बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए, इस एक ही प्रॉब्लम में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे अभी तक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, वो सारे हम लोग सीख लिए। नो सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट, इससे अलग तरह का प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए जो प्रॉब्लम आता है तो वैसा प्रॉब्लम हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। प्रॉब्लम को हम समझा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सो दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक ये इक्वेशन आपको गिवन है, दूसरा ये है और ये तीसरा है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में। पहला है 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 3, दूसरा है x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 2, एंड तीसरा है 6x प्लस 5y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू माइनस 3 हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी रियल लैम्डा। आपको क्या शो करना है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन तो जरूर होगा लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए। तो कम से कम एक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए। ये आपको शो करना है। अब यूनिक सॉल्यूशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता है, और इनफाइनाइटली का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी आपको पता है। अब इन्हीं दोनों को आपको यूज कर लेना है और इस प्रॉब्लम को बना लेना है। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, और इसको आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉन्सेप्ट हमारा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और यहां हम लोग देख रहे हैं 3 वेरिएबल्स का, क्योंकि 2 वेरिएबल के होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग सीख चुके हैं। तो 3 वेरिएबल्स में होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन है और तीनों को 0 के बराबर हम लोग किए हुए हैं, तभी होमोजेनियस को ये डिनोट भी करेगा। अगर कांस्टेंट टर्म सारे 0 नहीं होंगे तो ये नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है 2 वेरिएबल वाला। इसमें भी 2 केस बनता है। पहला केस आपका कि अगर मान लो आपकी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले से आपको मिलेगा।
और डेल्टा क्या है ये आपको पता है, डेल्टा इसमें वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये चूंकि प्लेन का इक्वेशन है तीनों, और तीनों ही प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि आप 3D का कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे नहीं है। और इसमें जो दूसरा होगा कि डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0 का मतलब होगा कि तीनों प्लेन जो है, जैसे मान लीजिए 3 प्लेन है, किस तरह से लकड़ी रखा हुआ है प्लेन ही की तरह, एक ऐसे है, उसी को दो और एक इस तरह से कट कर रहे हैं और एक इस तरह से कट कर रहे हैं, तो तीनों जहां पे कट करेंगे वहां एक लाइन बनेगा, और लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, वही केस को ये डिफाइन करेगा। बात करेंगे हम लोग 3D में, डेल्टा इक्वल टू 0, तो इस केस में आपको मिलता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में ये वाला सॉल्यूशन भी गिवन होता है x0 y0 z0, क्योंकि ये जो है हमेशा ही सेटिस्फाइड करेगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, और इसमें आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और इस सॉल्यूशन में ये यूनिक सॉल्यूशन जो है, यूनिक सॉल्यूशन जो है ये भी शामिल रहता है, इसमें वो सॉल्यूशन भी शामिल है। ऐसा नहीं तो आपको सोचना है कि नॉन ट्रिवियल में ये तो आएगा ही नहीं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ये भी आएगा, साथ में और भी बहुत सारे आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं। और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमेशा कंसिस्टेंट होता है, और इसको सॉल्यूशन को कैसे हम लोग निकालते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को, तो उसका जो मेथड है फॉर फाइंडिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम लोग पुट कर देंगे किसी एक वेरिएबल को, x y या z, लेकिन जनरली z को ही पुट किया जाता है। पुट z इज इक्वल टू k इन एनी टू इक्वेशंस, इन एनी टू इक्वेशंस, एंड फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ k, इन टर्म्स ऑफ k, वेयर जहां पे k जो है वो बिलोंग्स करता है रियल नंबर से। इस तरह का एक क्वेश्चन हम आपको पहले दिखाए हुए हैं, सॉल्व करके आप कर सकते हैं। और ये बात तो आपको हमेशा याद ही रखनी है कि होमोजीनियस इक्वेशंस या होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये हमेशा ही कंसिस्टेंट होगा, ये बात आपको याद है। अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि दो ही वेरिएबल होते हैं लेकिन इक्वेशन 3 होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हालांकि बोर्ड लेवल में तो वो कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, आईआईटी में 1-2 बार उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, तो उनको भी हम लोग सीख ही लेंगे। और इसके बाद इसमें बचा हुआ है आपको कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन कैसे होता है, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे हम लोग करते हैं, जैसे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट था उसी तरह से डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे होता है। तो वो सारे लेक्चर्स अगले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे, इस तरह के एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को। ये आपका ग्रामर टूल हम लोग पूरी तरह से सीख लिए। एक बचा हुआ है वो सिर्फ आईआईटी वाले बैच के लिए, उसका अलग से एक लेक्चर हम बना देंगे।